आप सभी का स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं जो प्रोजेक्ट रेल के तहत मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं बोर्ड के लिए निकला है, यानी कि 2023 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे भी पहले हम लोग जो पांचों सेट है सोशल साइंस के, उसको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख चुके हैं। आज हम लोग सेट 2 में जो आपके सब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसके आंसर को जानने वाले हैं, सामाजिक विज्ञान के, ठीक है, सोशल साइंस के, क्लास 10th के। यानी कि हमारा जो सेट 2 क्वेश्चन है, क्या है, पहला क्वेश्चन जो है निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यानी कि निरंकुशवाद क्या है, इस पर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कक्षा क्लास 10 सोशल साइंस सेट 2 प्रोजेक्ट रेल मॉडल पेपर, यानी कि मॉडल पेपर जो है सेट 2 का हम लोग आंसर जान रहे हैं। ठीक है, तो इससे भी पहले हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि सारे के सारे सवालों का उत्तर आपको इसी चैनल में मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। तो निरंकुशवाद किसे कहते हैं। निरंकुशवाद ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता, यानी कि किसी प्रकार का दाग नहीं होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, निरंकुशवादी। ऐसी राजशाही सरकार को निरंकुश सरकार कहते हैं। इसी राजशाही सरकार को क्या कहते हैं, निरंकुश कहते हैं। यह अत्यंत केंद्रीकृत होते हैं, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थी। ठीक है, पहले जो होती थी यह अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 नंबर, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों किया था। गांधी जी द्वारा जो है 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था, लेकिन क्या हुआ था, चोरी चोरा में कि जो एक आंदोलन हो रहा था उसमें 22 जो पुलिसकर्मी है जलकर मर गए थे, जिसके कारण से इसको गांधी जी ने क्या किए थे, असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते। चलिए आंसर को जानते हैं। आंसर क्या है कि गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था, परंतु 1922 में गोरखपुर के चोरी चोरा में हिंसक घटना घटित हुई, जिसके तहत भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दी थी। मतलब पुलिस थाने जितने यहाँ पर जो पुलिस थाने थे उसको आग लगा दी थी, तो जिसमें 22 पुलिसकर्मी क्या हो गए थे, जलकर मर गए थे। इस घटना को देखते हुए महात्मा गांधी ने क्या किए थे, असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया था, यानी कि इसको वापस ले लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। ठीक है, हमारा समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी की आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा समाज में शांति और भाईचारे, ठीक है, बनाए रखने के लिए सत्ता बहुत ही जरूरी है, सत्ता की साझेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, इसके कितने घटक होते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं राजनीतिक दल क्या है। तो सबसे पहले राजनीतिक दल क्या है कि एक राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता हासिल करने के लिए एकजुट होते हैं। आपको मतलब कुछ लोग होते हैं जो एक समूह एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप होने के बाद एक चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद वो जीत जाते हैं लोगों की मदद से। लोकतंत्र मतलब चुनाव होता है, उससे मतलब लोग यदि वोट देते हैं उसको तो वो जीत जाते हैं, तो क्या होते हैं, सत्ता में आते हैं। ठीक है, और जो सामूहिक भलाई को बढ़ावा देने की उद्देश्य से, मतलब जो भलाई करने के लिए उद्देश्य से समाज के लिए नीतियों और कार्यक्रम पर सहमत होते हैं, यानी कि नीतियाँ और कार्यक्रम करते हैं जिससे समाज के लिए भलाई हो। ठीक है, एक राजनीतिक दल के घटक होते हैं, दल का नेता होता है, दल के सक्रिय सदस्य होते हैं, दल के अनुयायी सदस्य होते हैं, यानी कि 3 तरह के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उदारवाद भूमि क्या है, इसको आप लोग, ठीक है, 5 ही को, इसमें से 5 ही आंसर बोला है, देखिए ना। तो उदारवाद भूमि जो है उसको नहीं किए है। ठीक है, 5 गुना, तो मतलब 5 को करना है 2 नंबर करके है। ठीक है, 5 ही को करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं, 6 नंबर जानते चलिए। छोटा नागपुर क्षेत्र को खनिज का भंडार क्यों कहा जाता है। देखिए, छोटा नागपुर क्षेत्र धात्विक और अधात्विक खनिजों से समृद्ध है। जैसे छोटा नागपुर अभ्रक, कोयला, लोहे अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, यूरेनियम, चूना पत्थर, सिलेमाइट और तांबे से समृद्ध है, इसीलिए छोटा नागपुर को खनिजों का भंडार कहा जाता है। दामोदर घाटी भारत में कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है। जैसे झरिया, धनबाद, ये सब दामोदर घाटी के क्षेत्र में आते हैं ना, तो इसीलिए क्या है, ये सब कोयला के लिए भंडार का एक क्या है, प्रसिद्ध जगह है। ठीक है, इसलिए छोटा नागपुर क्या है, खनिजों का भंडार कहा जाता है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैग्नीज पाया जाता है छोटा नागपुर में, बॉक्साइट पाया जाता है, यूरेनियम, चूना पत्थर, सिलेमाइट पाया जाता है, तांबे से समृद्ध है, इसीलिए छोटा नागपुर को क्या, खनिजों का भंडार कहते हैं ना।
प्रति व्यक्ति आय क्या कहलाती है? तो प्रति व्यक्ति आय 7 नंबर है। प्रति व्यक्ति आय जब देश की कुल आय उस देश की जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो जो राशि मिलती है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी कि जो प्रति व्यक्ति आय जब देश की कुल आय को देश की जनसंख्या से, यानी कि टोटल मान लें कि कुल आय कितनी है, 500 रुपीज़ है, 5 लोग हैं, उसको भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 रुपया करके आएगा ना। तो इसको क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी कि प्रति व्यक्ति आय देश की कुल जनसंख्या को, कुल आय को कुल जनसंख्या से जब भाग दिया जाता है तो क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप 5x3, यानी इसमें भी 5 क्वेश्चन बनाना है आपका 3 नंबर करके। कितना नंबर करके, 5 क्वेश्चन बनाना है, 3 नंबर करके है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। अपने शासन वाले क्षेत्र में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए थे? ठीक है, तो नेपोलियन ने क्या बदलाव किए थे कि अपने शासन वाले क्षेत्र में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने निम्नलिखित बदलाव किए थे। क्या क्या बदलाव किए थे? पहले तो जन्म के आधार पर विशेषाधिकार समाप्त कर, उसमें कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के आधार को सुरक्षित बनाया था। नेक्स्ट क्या है कि नेपोलियन ने फ्रांस में प्रजातंत्र को समाप्त करके राजतंत्र को दोबारा लागू किया गया था। यानी कि वहाँ पर जो प्रजातंत्र था उसको समाप्त करके वहाँ पर राजतंत्र दोबारा लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा नंबर है, उसने 1804 एक नागरिक संहिता तैयार कर फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्र में भी लागू किया गया। यानी कि जो 1804 में जो फ्रांसीसी नियंत्रण था जो क्षेत्र, उसको भी क्या कर दिया, उसको 1804 के एक नागरिक संहिता में तैयार करके क्या क्या उसको लागू किया फ्रांसीसी क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्या, इसे नेपोलियन संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है। इसमें उसने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाकर समानती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। उसमें किसानों को भू दास्ताव और जागीरदारी शुल्कों में मुक्ति दिलवाई। जो शुल्क लगता था, कर लगता था, उसको क्या क्या मुक्ति, मतलब कर नहीं लगने दिया। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, उसने व्यापार को बढ़ाने के लिए व्यापारी संघ के नियंत्रण को हटाया। यानी कि व्यापार को बढ़ाने के लिए जो वहाँ के व्यापारी संघ के जो नियंत्रण थे उसको हटाया। नेक्स्ट क्या है, नेपोलियन ने यातायात और संचार सुविधा में सुधार किया। नेपोलियन ने यातायात जाने आने का और संचार में सुविधा का सुधार किया। नेक्स्ट क्या है, 6 नंबर इसी का पॉइंट है, एक राष्ट्रीय मुद्रा को लागू कर व्यापारियों को पूंजी के आवागमन में आसानी किया। ठीक है, एक राष्ट्रीय मुद्रा लागू किया जिससे क्या हो, व्यापारियों को आवागमन में क्या आसानी हुआ। नेक्स्ट क्या है, 7 नंबर कि एक समान मानक भार और नाप को पूरे राष्ट्र में लागू किया गया। एक समान मानक भार दिया गया जिसे पूरे राष्ट्र में क्या होगा, लागू किया गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? तो दमनकारी नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार देश के हर कोने में बढ़ते फैल गए थे भारत में। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? पहला तो है मुद्रण संस्कृति के लिए, पहला क्या है, दमनकारी नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार देश के हर कोने में बढ़ते फैलते गए, जिससे क्या हुआ, उन्होंने औपनिवेशिक कुशासन के बारे में लिखा, अपने केसरी समाचार छापा था, लोगों ने गहरी, पंजाब के क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया तो बाल गंगाधर तिलक ने हमदर्दी जताई थी उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि पंजाब तथा देश के अन्य भागों में राष्ट्रवादी आंदोलन को बल मिला। नेक्स्ट क्या है कि इस कारण बाल गंगाधर तिलक को कैद कर लिया गया जिसका पूरे भारत में विरोध हुआ। मतलब अखबारों के चलते क्या हुआ था, मतलब इसमें जो मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवादी विकास की क्या मदद की थी उसके बारे में हम लोग लिखे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 1992 में के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय स्वशासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए। ठीक है, 1992 के संविधान संशोधन, तो 1992 में पहले और बाद के स्थानीय शासन में निम्नलिखित अंतर आए जो इस प्रकार है। ठीक है, 1992 के पहले वो क्या था और बाद में क्या हुआ स्थानीय शासन में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। 1992 के पहले स्थानीय सरकार के पास अपने कोई अधिकार या संसाधन नहीं थे। ठीक है, स्थानीय सरकार के पास कोई संसाधन पहले क्या था, नहीं था, लेकिन परंतु 1992 के बाद राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की गई वे अपने राजस्व अधिकारों कुछ अंश स्थानीय सरकारों को दे देगी। ठीक है, उसके बाद कुछ 1992 के संविधान में संशोधन किया गया, उसके बाद क्या हुआ, राजस्व और अधिकारों को क्या अपने राज्यों में स्थानीय सरकार को दिया। नेक्स्ट क्या, कुछ अंश दिया। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि 1992 के पहले स्थानीय सरकार के लिए नियमित रूप से चुनाव नहीं होते थे।
पहले क्या होता, 1992 से पहले नियमित रूप से चुनाव नहीं होते, ठीक है, परंतु 1992 के बाद नियमित रूप से चुनाव होने लगे, ठीक है। ये सब मतलब दो अंतर बताने पड़े थे, इसलिए दो अंतर बता दिए। तो निम्नलिखित को मिलान करें, यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित को मिलान करें, ठीक है। 4 नंबर आरक्षित वन क्या है, आरक्षित वन, देखिए आंसर हो जाएगा आरक्षित वन का आपका बी, माने वन और वन्य जीव। आरक्षित वन किसे कहते हैं, ठीक है, वन और वन्य जीव संसाधन की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान, ठीक है, वन यानी कि वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण के लिए, मतलब उसको संरक्षण मतलब उसको बचाकर कि बचाने की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, आरक्षित वन कहते हैं। नंबर नेक्स्ट क्या है, 2 नंबर क्या है, रक्षित वन। देखिए रक्षित वन क्या है, तो इसको किससे मिलाएंगे, सी से मिलाएंगे। देखिए 2 का सी, यानी वन और जो और अधिक क्षरण से बचाती है उसे क्या कहते हैं, रक्षित वन कहते हैं, यानी कि सी इसका होगा। अब अवर्गीकृत वन किसे कहते, अवर्गीकृत वन मतलब क्या हो गया, 3 का ए, यानी कि ए सरकार व्यक्तियों और निजी समुदाय के अधीन वन और बंजर भूमि को क्या कहते हैं, जो सरकार व्यक्तियों निजी समुदाय के लिए अधीन जो वन है और बंजर भूमि है उसे अवर्गीकृत वन कहते हैं, यानी कि 3 होगा, 3 का ए, ठीक है, इसको मिला लीजिए सारा के सारे। नेक्स्ट क्या है, जूट उद्योग किन समस्याओं को सामना करना पड़ता है, जूट उद्योग को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर हो गया 1, जूट बनाने वाली फर्मों छोटा आकार का है जिसके कारण से सामना करना पड़ता है। नंबर 2 क्या, अप्रचलित मशीनरी और प्रौद्योगिकी का उपयोग के कारण भी सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ आदि जैसे दुनिया के उच्च मूल्य बाजारों के साथ अपर्याप्त संबंध है, मतलब संबंध सही से नहीं है, जिसके कारण से भी क्या है, जूट के उद्योग में समस्या आ रही है। नेक्स्ट क्या है, बांग्लादेश के जूट उद्योग से चुनौतियां और प्रतिस्पर्धा है, मतलब चुनौती बांग्लादेश के जूट जो उद्योग है वह ज़्यादा आगे है, जिसके कारण से क्या है, इसके जूट उद्योग में हमारे यहाँ क्या है, चुनौतियाँ ज़्यादा है। सिंथेटिक फाइबर से प्रतियोगिता है, जो सिंथेटिक फाइबर है जो जिसे रेयन लाइलॉन सब क्या है, सिंथेटिक फाइबर है, वो सबसे प्रतियोगिता है क्योंकि उसकी ज़्यादा बिक्री है। वो जूट की अपर्याप्तता ब्रांडिंग और मार्केटिंग, ठीक है, जिसके कारण भी क्या है, इतनी सारी समस्या है। आप 5 को लिखने से भी हो जाएगा, ठीक है। 5 गल सिंथेटिक फाइबर से प्रतियोगिता है, मतलब सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा बिक्री है जूट से अपेक्षा, इसलिए भी उसके साथ भी क्या करना पड़ रहा है, प्रतियोगिता की लड़ाई करना पड़ रहा है कि जूट ज़्यादा बिके तब ना अच्छा होगा उद्योगों के लिए। तो ये सब सामना है, ठीक है, 5 को लिखने से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से अलग कैसे है, उदाहरण सहित वर्णन करें। यानी कि 6 नंबर है कि तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्र इस अर्थ में भिन्न है कि अन्य क्षेत्रों में किसी न किसी वस्तु को उत्पादन स्थान होती है, ठीक है, किसी न किसी वस्तु को उत्पादन स्थान होती है। वहाँ तृतीय क्षेत्र में वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का सृजन होता है। तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, वस्तुओं के सेवाओं का सृजन होता है। जैसे गन्ने का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गन्ने से चीनी बनाना द्वितीय क्षेत्र का अंतर्गत में आता है। तो चीनी का भंडारण विभिन्न स्थानों पर उसे पहुंचाना तथा फसल के उत्पादन के लिए ऋण की व्यवस्था आदि तृतीय क्षेत्र में आता है। यानी कि जैसे गन्ना हो गया, क्या देखिए मेन जो जहाँ से उत्पन्न हुआ वह गन्ना, वो प्राथमिक क्षेत्र। चीनी जब बन गया तो वह द्वितीय क्षेत्र का अंतर आता है। लेकिन जैसे इसके फसल के उत्पादन के लिए ऋण व्यवस्था, ऋण देना, ठीक है, वो क्या आता है, किसमें, वह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 7 नंबर है प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट। देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर वह श्रमिक, ठीक है, एक ही बार वो हुआ आते हैं जो श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी करते हैं परंतु उत्पादन में कोई योगदान नहीं देते हैं। उन्हें काम से हटा देने पर भी उत्पादन में कोई कभी कमी नहीं आती, ठीक है, कमी नहीं होती है। जैसे यह बताते हैं आपको, जैसे कि एक खेत में 15 आदमी लगाता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर जरूरत है 10 ही का, लेकिन 15 आदमी लगाकर उसके बाद 10 आदमी से भी हो जाएगा, लेकिन 5 आदमी एक्स्ट्रा लगाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगार के अंतर्गत में आएगा, ठीक है। 5 आदमी, क्योंकि उत्पादन में थोड़ी ना वृद्धि हो रहा है। खेत में जैसे कृषि के लिए धान रोपने के लिए लगाए, ठीक, 15 आदमी लगाए, लेकिन 10 आदमी भी रोप सकता है, एक्स्ट्रा हम 5 आदमी को लगाए हैं, तो क्या उत्पादन तो नहीं बढ़ रहा है, एक्स्ट्रा 5 आदमी लग रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, हटा देने से भी वही लोग काम करके निकल जाएंगे। यानी कि यह क्या हो गया, प्रच्छन्न बेरोजगार में आ जाएगा, ठीक है। 5 यदि आदमी नहीं लगाएंगे, 10 ही आदमी से काम चलाएंगे तो पर भी वह काम उतना ही रहेगा और उत्पादन भी उतना ही होगा।
ठीक है, इसको क्या कहेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी। जैसे यहाँ पर उदाहरण में दिया है कि यह प्राय ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है, यह प्राय कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अभी उदाहरण दिए। मौसमी बेरोजगारी हो गया कि मौसमी बेरोजगारी वो जिसमें श्रमिक को वर्ष के कुछ खास महीनों में कार्य प्राप्त होता है। मतलब जैसे मनरेगा का उदाहरण ले लीजिए, इसमें मौसमी बेरोजगारी में आएगा। 100 दिन का गारंटी देते हैं, उसके बाद काम मिले या नहीं मिले तो ये क्या हो गया, मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत में आएगा ना। कुछ महीने ही इसको क्या मिलता है, काम मिलता है, उसके बाद नहीं मिलेगा तो यह मौसमी बेरोजगारी में आएगा। ठीक है, यानी इसमें ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में पाई जाती है, यह प्राय कृषि आधारित उद्योग में पाई जाती है। ठीक है, तो मौसम के आधार पर भी होता है ना। जैसे धान के रोपण में समय में, जैसे झारखंड की बात करने वाले हैं तो झारखंड में देखिएगा, जब वर्षा होती है तब लोग आते हैं, उसके बाद क्या होंगे, जाएंगे जब लगाएंगे, मतलब लोगों को लगाएंगे खेत में, श्रमिकों को, तब वो उन लोगों को कुछ महीने के लिए क्या होगा, काम मिलेगा। लेकिन कुछ महीने बाद उसको धान रोपाई हो जाएगा, तब उसको तो काम नहीं मिलेगा ना। तो ये किस में आ जाएगा, मौसमी बेरोजगारी। मौसम के साथ क्या आते हैं, बेरोजगार होते हैं ना। मौसम जब आया तब वो उसको काम मिला, मौसम गया तो काम नहीं मिला, यह मौसमी बेरोजगारी हो जाएगा। मारियन और जर्मनिया कौन थे, ठीक है, जिस तरह उन्हें चिन्हित किया गया, इसका क्या मत बता। ठीक है, फ्रांस में राष्ट्र के लिए प्रतीक के रूप में लोकप्रिय ईसाई नाम मारियन दिया गया। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्र के प्रतीक के रूप में यानी संकेत के रूप में लोकप्रिय ईसाई नाम मारियन दिया गया। उसे लाल टोपी, तिरंगा और कलंगी के साथ दिखाया गया। उसे क्या दिखाया गया, लाल टोपी और तिरंगा और कलंगी से दिखाया गया। ठीक है, और उसकी प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहे पर लगाई गई थी। मतलब एक सार्वजनिक चौराहे पर उसकी प्रतिमा क्या कर गई थी, लगाई गई थी। ठीक है, चौराहे पर लगाई गई थी ताकि लोगों को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। यानी कि लोगों को लगे कि एक यह राष्ट्रीय प्रतीक की याद, मतलब राष्ट्रीय संकेत की याद आती रहे। इस प्रकार जर्मनी में जर्मन के राष्ट्र, ठीक है, हम लोग मारियन का समझ लिए। अब जर्मनी में इस प्रकार जर्मनी में जर्मन राष्ट्र के प्रतीक के रूप में जर्मनिया के रूप माना गया। ठीक है, जर्मन में भी के एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जर्मनिया को माना गया। उसे बुलूत वृक्ष के पत्तों में मुकुट से सजाएगा, क्योंकि जर्मन में बुलूत की वीरता को प्रतीक माना जाता है। यानी कि बुलूत के जो है, बुलूत वृक्ष के पत्ते से मुकुट बनाएगा, ठीक है, सजाएगा। उसके बाद बुलूत को, क्योंकि बुलूत की का प्रतीक इसलिए माना गया क्योंकि बुलूत को वो लोग क्या मानते हैं, वीरता का प्रतीक। ठीक है, वीरता का प्रतीक माना जाता है। जिस तरह से मारियन तथा जर्मनिया को चित्रित किया गया उसका व्यापक महत्व था। ठीक, क्या महत्व था उसका, कि मारियन की प्रतिमा का स्वतंत्रता, एकता और न्याय का प्रतीक माना गया। ठीक है, मारियन को क्या माना गया, स्वतंत्रता का, एकता और न्याय का प्रतीक माना गया। इससे जनता में उन उदात्त राजनीतिक भावनाओं का संचार हुआ। इस प्रकार जर्मनिया का चित्र स्वतंत्रता, शक्ति, बहादुरी, शांति तथा एक नए योग्य सूत्रपात का प्रतीक था। यानी कि मारियन को एक प्रतिमा जो है स्वतंत्रता, एकता, ठीक है, न्याय क्या प्रतीक माना गया। लेकिन जर्मनिया को क्या माना गया, जर्मनिया को एक जो चित्र है स्वतंत्रता, शक्ति और बहादुरी का, शांति तथा एक नए युग, स्वतंत्रता, शक्ति, बहादुरी, शांति तथा एक नए युग की सूत्रपात का प्रतीक माना गया। जर्मनी की जनता को इससे राष्ट्र को गर्व बोध हुआ। यानी कि जर्मन के लोगों को क्या हुआ, राष्ट्र के गर्वान्वित बोध हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब लंबा चौड़ा बन रहा है। ठीक है, नहीं थोड़ा ऐसा ही है, ज़्यादा नहीं लिखे। 3 गो क्वेश्चन क्योंकि 4 बना दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिए, 2 ही ज़्यादा नहीं है। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है। पहले हम लोग उत्तरदायी सरकार का गठन देख लेते हैं। तो लोकतंत्र, जनता स्वयं एक उत्तरदायी सरकार का चुनाव करती है। ठीक है, लोकतंत्र में क्या होता है, जनता ही क्या करता है, लोगों के द्वारा ही क्या करते हैं, एक उत्तरदायी सरकार का चुनाव करते हैं। इस प्रकार वे जनता के प्रति जवाबदेह उत्तरदायी होता है। यानी कि जनता के प्रति क्या होता है, जवाबदेही देना पड़ता है कि काम किया कि नहीं काम किया, तो फिर से हार जाएगा ना। लोकतंत्र में चुनाव नियमित, स्वच्छ एवं स्वतंत्र तरीके से संपन्न होते हैं। इसके अलावा प्रमुख सार्वजनिक विषय तथा विधेयक पर जनता के बीच खुली बहस हो सकती है। मतलब कुछ भी होना है, कुछ भी पास करना है, कुछ भी बिल या विधेयक पास करना है तो जनता के बीच खुली उसको बहस करना है, नहीं तो वो नहीं पास होगा। ठीक है, जनता के बिना मर्जी से नहीं हो सकता वो। जिम्मेदार सरकार का गठन क्या होता है,
लोकतंत्र में सरकार अपने देश के प्रति जिम्मेवार होते हैं। ठीक है, लोकतंत्र में क्या होता है, सरकार अपने देश के लिए क्या होता है, प्रति जिम्मेवार होते हैं। सरकार से उम्मीद की जाती है कि वो अपना कार्य जिम्मेवारी से करेंगे। सरकार से जो भी सरकार बनती है लोकतंत्र में उसको क्या होते हैं, लोग क्या उम्मीद करते हैं कि वह जिम्मेवारी से काम करेंगे। जनता लोकतंत्र में सरकार से कामकाज संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विरोधी दल सरकार की आलोचना करते हैं जिससे सरकार की नीतियां और कार्यों में पारदर्शिता आती है। ठीक है, विरोधी दल जो बहुत ही कामगार करती है, क्योंकि विरोधी दल नहीं होंगे ना तो कुछ भी काम का पता नहीं चलेगा। ठीक है, विरोधी दल होना चाहिए। तो विरोधी दल क्या करते हैं, उसकी जो क्या काम कर रहा है, क्या नीतियाँ बना रहा है, उस पर पारदर्शिता करते हैं। जिम्मेवार सरकार का गठन होता है, एक मतलब इससे जिम्मेवार एक सरकार का गठन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का आंसर है कि तीसरा नंबर, वैध सरकार गठन। ठीक है, लोकतंत्र में वैधानिक सरकार भी होती है, यानी कि लोकतंत्र में क्या होता है, एक वैधानिक सरकार होती है। जैसे ही कोई सरकार अल्पमत में आ जाती है, यानी कि एक होता है बहुमत और एक होता है अल्पमत। ठीक है, यदि अल्पमत में आ जाएंगे तो उसको त्यागपत्र भी देना पड़ेगा। ठीक है, जिससे उसकी वैधता समाप्त हो सकती है। जो उसके सरकार के वैध था, वो जो सरकार का काम चला रहा था वो अब नहीं चला पाएंगे। ठीक है, लोकतंत्र में जनता के समर्थन के बिना कोई भी नई सरकार नहीं बन सकती है। यदि लोकतंत्र में जो है नई सरकार बनाने के लिए उसे जनता से क्या राय लेना पड़ेगा, यानी कि जनता के बिना हो ही नहीं सकता नई सरकार। यह केवल लोकतंत्र में ही संभव है कि चुनावी प्रक्रिया ही सरकार की वैधता पर मोहर लगाती है, कि चुनाव के जरिए ही जो है सरकार पर वैधता मोहर लगाती है कि यह सरकार बनेगा कि वह सरकार बनेगा। ठीक है, तो वैध सरकार गठन यदि वो अल्पमत से नहीं होता है, ठीक है, वो एक त्यागपत्र देना पड़ता है। यदि अल्पमत हो गया तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। यदि वो जीत गए यानी बहुमत हो गया तो उसे फिर से नई सरकार बना सकती है, नहीं तो उसे क्या करना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट, तीन तरह का हम लोग देखें, एक जिम्मेवार सरकार, एक उत्तरदायी सरकार का गठन और एक जिम्मेवार सरकार का गठन और एक वैध सरकार का गठन। ठीक है, कैसे वैध सरकार का गठन कर सकते हैं, चुनाव के जरिए ही वैध सरकार का गठन कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं, एक लोकतंत्र में। नेक्स्ट क्या है, उच्च औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन करें। तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक में संचार है। ठीक है, संचार के उद्योगों को कौन कौन से कारक है जो क्या प्रभावित करते हैं, तो एक संचार हो गया, एक परिवहन हो गया, भूमि हो गया, विद्युत हो गया, कच्चा माल हो गया, श्रम पूंजी हो गया, बाजार हो गया, कि बाजार नहीं मिलेगा तो क्या होगा, माल तो बन गया। ठीक है, मतलब माल तो बन गया लेकिन उसको बाजार में ले जाएंगे, नहीं बेच पाएंगे तो क्या हो गया, तो उसको भी क्या करता है, औद्योगिक को प्रभावित करता है। एक क्या संचार चाहिए, अच्छा संचार चाहिए, परिवहन के लिए सड़क चाहिए, परिवहन के लिए गाड़ी चाहिए ना, तो एक दूसरे की जगह मतलब परिवहन की सही होना चाहिए, भूमि चाहिए सही, बिजली चाहिए सही, कच्चा माल का भंडार होना चाहिए, श्रम होना चाहिए, जो श्रमिक होना चाहिए मतलब लोग होना चाहिए, पूंजी होना चाहिए, तभी एक क्या उद्योगों को अच्छा बना सकते हैं। लेकिन नहीं तो ये सब अच्छा नहीं रहेगा तो क्या इस सब क्या करता है, उद्योग को प्रभावित करता है ना, कि उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। उद्योग क्या होता है, जहां पर यह सब चीज़ें हैं तो वहां पर आसानी से क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। लेकिन ये सभी जगह नहीं उपलब्ध होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, उद्योग नहीं चल पाएगा। यानी कि उद्योग के लिए ये सभी क्या होना चाहिए, संचार, परिवहन, भूमि, विद्युत, कच्चा माल, श्रम पूंजी, बाजार, जल आदि शामिल होना चाहिए। ठीक है, परिवहन लागत तथा आधारभूत संरचना जैसी प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग का विकास हो सके। ठीक है, परिवहन लागत यानी कि ले आने जाने में जो है उसका परिवहन करने में क्या होते हैं, कम लागत होती है, जिससे क्या होता है उद्योगों को आगे बढ़ने में मदद करती है। नहीं तो क्या हो जाएगा, इस सब जितने भी है सारे चीज़ है यदि नहीं सही से मिल पाएंगे तो उद्योग को क्या करेंगे, प्रभावित करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं ना। धारणीयता का विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, लिखा है कि 4 नंबर है कि धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। विकास का मतलब केवल वर्तमान को खुशहाल बनाना ही नहीं बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर भविष्य बनाना भी है। यानी कि विकास सिर्फ जो अभी का पीढ़ी है उसके लिए ही नहीं, वर्तमान में जो है उस खुशहाल रहे उसके लिए नहीं, बल्कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, विकास होना चाहिए। धारणीयता का मतलब है ऐसी विकास करना जो आने वाले कई वर्षों तक सतत चलता रहे, मतलब ऐसी विकास करना कि आने वाले जो पीढ़ी है उसको भी लाभ मिलता रहे। ठीक है, मतलब साथ साथ चलता रहे। ठीक है, यह तभी संभव होता है जब हम
ठीक है, संसाधन का दोहन करने की बजाय उनका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यदि हम लोग संसाधन का दोहन जो है अंधाधुंध करते जाएंगे, ठीक है, जैसे कोयला निकलता है पूरा एकदम उसका यूज का लिए आने वाली पीढ़ी को देखने भी नहीं मिलेगा, तो यह क्या हो गया, एक विकास तो कर गया लेकिन आने वाली पीढ़ी को उसके विकास जो काम करने का जरिया है उसका जो उसको ये संसाधन नहीं मिलेगा तो और आगे वो विकसित नहीं हो सकता है, बिजली उत्पादन नहीं होगा, कोयले से बिजली भी उत्पन्न होता है ना, तो ये बहुत सारे काम क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, तो क्या होगा, जो विकास क्या हुआ था वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। यानी कि विकास ऐसा होना चाहिए जो साथ साथ चलता आ रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को भी यह उसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, धारणीयता कहते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हम लोग सेट 2 के सारे प्रश्नों को देख चुके हैं। यदि आप लोगों को कुछ भी समझने में दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।